कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थायी पूंजी के बारे में। पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, लेकिन आज हम लोग केवल स्थायी पूंजी को देखेंगे। आप लोगों ने लेखाशास्त्र पढ़ते समय विभिन्न संपत्तियों के बारे में सुना होगा, स्थायी संपत्तियों के बारे में, जैसे कि भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मोटर कार है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्थायी संपत्ति कहलाती हैं। स्थायी संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग कंपनी लंबे समय तक करती है और लाभ प्राप्त करने के लिए करती है। बिना स्थायी संपत्ति के कोई भी व्यापार स्थापित नहीं किया जा सकता और ये ही कंपनी की वास्तविक संपत्तियां होती हैं। जैसे कि भूमि, मिट्टी, लकड़ी, ईंटा के बिना मकान नहीं बन सकता, हड्डी, खून और मांसपेशी के बिना मानव शरीर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन के बिना किसी भी उपक्रम की स्थापना नहीं हो सकती। और ये जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उस समय तक जीवित रहती हैं जब तक व्यवसाय चलता रहता है। अतः इन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे स्थायी पूंजी के प्रबंध का स्वभाव। पहला, यह दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। दूसरा, इसमें अत्यधिक व्यय या जिसको विनियोग कहते हैं किया जाता है। स्थायी पूंजी उपक्रम के ढांचा को भी प्रभावित करती है। इसके विनियोग और प्रत्याय के में समय का अंतर होता है, जोखिम की पर्याप्त मात्रा रहती है और ये दीर्घकालीन उपयोग है। जो स्थायी पूंजी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक स्थायी पूंजी और दूसरा अवास्तविक स्थायी पूंजी। भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, औजार, ये सब वास्तविक स्थायी पूंजी कहलाते हैं। और पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, प्रारंभिक व्यय, ये सब अवास्तविक स्थायी पूंजी कहलाते हैं। अब इसका जो मुख्य भाग है उसको हम लोग देखेंगे कि स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन बातों से स्थायी पूंजी को निर्धारित किया जाता है। सबसे पहला कारक है व्यवसाय की प्रकृति। जो स्थायी पूंजी है वो व्यवसाय की प्रकृति से प्रभावित होता है। इसमें दो तत्व निहित रहते हैं। प्रथम, यदि कोई उपक्रम निर्माण कार्य में लगा है तो उसमें ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, और यदि कोई उपक्रम वितरण कार्य में लगा है तो उसमें कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं, या तो निर्माणी होगा या वितरण करने वाली कंपनी होगी। निर्माणी कंपनी में ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और वितरण करने वाली कंपनी में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, उत्पादन या वितरण सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का है तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, और यदि उद्योगों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन या वितरण किया जाता है तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाला घटक है उपक्रम का आकार और संगठन। यदि उपक्रम का आकार और संगठन बहुत बड़ा है तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और यदि आधार और संगठन छोटा है तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी। तीसरा है उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता। जिस उपक्रम में जितनी अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग होगा वहाँ पे उतनी अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और इसके विपरीत सरल उत्पादन प्रक्रिया में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा, प्रारंभिक व्यय, जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। यदि कंपनी के स्थापना के समय प्रवर्तकों के पारिश्रमिक, स्थापना व्यय, पेटेंट आदि के क्रय पर अधिक व्यय किया जाना है तो इसमें अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। पांचवा है संपत्तियों का अधिमूल्यन, स्टॉक वाटरिंग बोलते हैं। यदि कंपनी में प्रवर्तक अपनी संपत्तियों का कंपनी को हस्तांतरण अधिक ऊंचे मूल्य पर करता है अथवा किसी अन्य के व्यवसाय को अधिक मूल्य पर क्रय किया जाता है तो अधिक स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे स्थायी पूंजी बढ़ जाती है।
छठवां और आखिरी कारण है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। यदि प्रबंधक प्रारंभ से ही बाजार में प्रमुख उत्पादक के रूप में आना चाहते हैं तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता उन्हें होगी। तो इस प्रकार स्थायी पूंजी के बारे में आज हम लोगों ने जाना कि वे संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यापार में रहती हैं, जिसका प्रयोग करके कंपनी और पैसा कमाती है, उसको स्थायी पूंजी कहते हैं। और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग कार्यशील पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे।